दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं सर्वदमन कॉमिक का पार्ट 2। और हमने इसके पार्ट 1 में इसके 22 पेज तक रीडिंग कर ली थी। अब हम 23rd पेज से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। कालरण में आपका पुनः स्वागत है महानायकों। चयन निर्णायक द्वंद्व में विजय प्राप्त कर महाबली भोकाल और उनका दल सर्वनायक प्रतियोगिताओं में अपने इच्छित प्रतिभागी को प्रथम उतारने का अवसर जीत चुका है। परंतु आपके इस द्वंद्व का मुख्य उद्देश्य विजय प्राप्त करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण व महान था। सप्त सूर्य को उसकी परिधि में पुनः स्थापित करके आप दोनों महानायकों ने उस आकाश गंगा में बसी असंख्य जिंदगियों को मृत्यु रूपी अंधकार में विलीन होने से बचा लिया। इनका अभिवादन स्वीकार करें। कोटि कोटि प्रणाम महानायकों। हम मात्र अपने धर्म को पालन कर रहे थे और अभी हमारा परम धर्म अपने युगों की रक्षा करना है। 100% सत्य है महाबली, इसलिए बिना एक भी क्षण नष्ट किए मैं आप दोनों को आपके दल कक्ष में भेज रहा हूँ, जहाँ आपके साथी महानायक आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर्वप्रथम महाबली भोकाल और उनका महानायक दल यह निर्धारित करेंगे कि वो अपने मध्य से किस महानायक को सर्वनायक प्रतियोगिता के प्रथम चरण में उतार रहे हैं। अब आप सबकी क्या राय है साथियों? सर्वप्रथम मैं जाऊंगा। नहीं, मुझे पहले जाने दो। हम भी सर्वप्रथम जाने के इच्छुक हैं महाबली। तुम्हारी क्या राय है शुक्र शिष्य? सर्वप्रथम प्रचंडा को भेजो। हमें इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए भोकाल श्री। नागराज श्री से आपके मल युद्ध के दौरान यह आपकी पराजय की कामना कर रहे थे। तुम लोग मुझ पर विश्वास करो या गर्त में जाओ, मुझे इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेरे नीति शास्त्र को जो तर्क संगत लगता है मैं वही करता हूँ। गर्त में कौन जाएगा इसका निर्णय हम अभी किए देते हैं। तुझसे तो पूर्व का हिसाब भी शेष है। ठहरो सत्युग के महानायकों को हठी बालकों के समान झगड़ना शोभा नहीं देता। हमें अपना संपूर्ण ध्यान और ऊर्जा प्रतियोगिता में विजय होने पर केंद्रित करनी चाहिए। वैसे भी प्रचंडा को सर्वप्रथम उतारने का निर्णय मुझे उचित प्रतीत हो रहा है। पंच महाभूतों की शक्ति के धारक का सामना करने योग्य शक्ति पश्चात काल के वीरों में के पास नहीं है। क्या तुम सर्वप्रथम स्पर्धा में उतरने को इच्छुक हो प्रचंडा? सहर्ष से। क्या आप में से किसी को प्रचंडा के पराक्रम पर संदेह है? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। पूर्व काल दल सर्व सम्मित से सर्वनायक प्रतियोगिता की प्रथम स्पर्धा हेतु प्रचंडा का चयन करता है। बहुत खूब, मैं प्रचंडा को कालरण में बुला रहा हूँ। कालरण में स्वागत है पंच महाभूत शक्ति धारक प्रचंडा। अब समय आ गया है कि आपका विरोधी दल आपको प्रतिद्वंद का चयन करे। काल मूर्तियों ने सभी महानायकों की शक्तियों का जो प्रक्षेपण हमारे मस्तिष्क में किया था, उसके अनुसार स्वयं देवताओं ने प्रचंडा की रचना कर उसे पंच महाभूत अर्थात धरती, अग्नि, जल, वायु और अंतरिक्ष की शक्तियां प्रदान की हैं। देवता से मिली शक्तियों के सामने टिकना मुश्किल है। देव शक्तियों का सामना कोई देव शक्ति ही कर सकती है। प्रचंडा का सामना देवी शक्ति ही कर सकती है। आप सबकी क्या राय है दोस्तों? मैं तुमसे सहमत हूँ नागराज, पर मैं सहमत नहीं हूँ। देव शक्तियों के सामने एक देव शक्ति को उतारना हमारी भूल होगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है लड़के? क्या तुमको लगता है कि मैं प्रचंडा का मुकाबला करने के योग्य नहीं हूँ? मेरा यह मतलब बिल्कुल नहीं था शक्ति। अपना मतलब अपने पास रखो। तुम्हारी वजह से नागराज हारा और अब तुम हमें प्रतियोगिताओं में भी पराजित होता देखना चाहते हो। ध्रुव बोला, ऐसा क्यों चाहेगा शक्ति?
मैंने खुद देखा था। ध्रुव को मानसिक संकेत भेजकर द्वंद्व के दौरान तुम्हारा ध्यान भटकाते हुए मुझे ध्रुव पर उतना ही विश्वास है जितना कि खुद पर। और आप सब गणनायक होने के नाते यह मेरा आप सबसे अनुरोध भी है और अपेक्षा भी कि आप लोग भी इस विश्वास को कायम कर रखें। तुम्हारे अनुसार हमें प्रचंडा के अगेंस्ट किसे उतारना चाहिए ध्रुव? वंडरमैन परमाणु को। दैवीय शक्ति के सामने अगर कुछ टिकेगा तो वह है विज्ञान की शक्ति। दैवीय शक्ति के सामने मानव विज्ञान शक्तियों का टिकने की क्षमता उतनी ही है जितने तूफान के सामने तिनके के टिकने की होती है। एक मिनट, मुझे तुम्हारा सवाल तुमसे ही दोहराना पड़ेगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं प्रचंडा का मुकाबला करने के काबिल नहीं हूँ? बिल्कुल, मुझे ऐसा ही लगता है। तो फिर मुझे तुम्हें अपनी शक्ति का सैंपल दिखाना होगा मिस बड़बोली। कोशिश करके देख ले। हरे पिल्ले टिड्डे, स्कूली बच्चों की तरह झगड़ना बंद करो तुम लोग। प्रचंडा के अगेंस्ट परमाणु ही जाएगा, यह मेरा फैसला है। क्या आप में से कोई मेरे फैसले को चुनौती देना चाहता है? मैं नागराज के फैसले के साथ हूँ। मैं भी। नागराज का फैसला मुझे भी मंजूर है। यदि नागराज और मेरे बाकी साथियों का यही निर्णय है तो मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। पश्चातकाल दल ने अपना निर्णय ले लिया। युगम, हम परमाणु को मैदान में उतार रहे हैं। अति उत्तम। वंडरमैन परमाणु के कालरन में आने का समय हो ही गया। कालरन में आपका स्वागत है वंडरमैन। देखिए, काल मूर्तियों का उत्साह देखते ही बनता है। अगर चीयर लीडर्स की व्यवस्था कर देते तो इनका उत्साह दोगुना हो जाता। आई लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर वंडरमैन। उम्मीद करता हूँ स्पर्धा समाप्त होने के बाद भी यह बना रहे। अब मैं आप दोनों को ले चलता हूँ आपके स्पर्धा क्षेत्र में। मरुस्थी ग्रह पर। यह कैसा विचित्र ग्रह है, किसी बंजर मरुभूमि के समान निर्जन सिवाय इन विचित्र पठारों के। इनकी ऊंचाई तो लगता है स्वर्ग के टॉप फ्लोर तक गई हुई है। यह दैत्यराज मरुस्थी का मरुस्थल है वीरो। दैत्यराज मरुस्थी। सतयुग के अंत और त्रेता युग के आरंभ में महर्षि कश्यप व माता अदिति की 16वीं संतान दैत्य मरुस्थी ने खुद को अपने ज्येष्ठ भ्राता व दैत्यों के अगुआ ब्रह्म मुष्टि से पृथक कर लिया था और पृथ्वी छोड़कर इस ग्रह पर आ बसा। ओम नमः शिवाय। इस ग्रह पर एक युग तक मरुस्थी ने महादेव शिव की घोर आराधना की। द्वापर युग के मध्य में अंततः महादेव मरुस्थी की घोर साधना से प्रसन्न हुए, परंतु महादेव तो है ही भोले। कहा जानते थे कि इच्छति वर की आड़ में कौन सी कुतस्ती चाल चल रहा था मरुस्थी। मैं ताम मार्ग छोड़कर सदैव के लिए इस ग्रह की प्रकृति में विलीन हो जाना चाहता हूँ। भगवान, मुझे वर दे कि इस ग्रह की प्रकृति में मेरे प्राण बसे। तथास्तु वत्स। मरुस्थी ग्रह की प्रत्येक वनस्पति, प्रत्येक वायु व प्रत्येक जल के कण में अपने प्राण विखंडित कर दिए मरुस्थी ने। हा 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 हा। मेरे मूर्ख भ्राता जो कार्य विगत 2 युगों से नहीं कर पाए, अब उसे मैं चंद दिनों में ही पूर्ण कर लूंगा। इस ग्रह पर आते ही मैंने जान लिया था कि यहाँ की प्रकृति पृथ्वी से कहीं अधिक चिरायु है। पृथ्वी पर कोई भी प्राणी 400 या 1000 वर्ष तक ही जीवित रह सकता है, परंतु इस ग्रह की विशुद्ध प्रकृति किसी भी प्राणी को युगों तक जीवित रख सकती है। जब तक मेरी प्राण ऊर्जा इस ग्रह की प्रकृति में सुरक्षित है, मुझे कोई नहीं मार सकता। कई ग्रहों को अपना गुलाम बनाने के बाद मरुस्थी का रुख करने वाला था। मरुस्थी ने विभिन्न ग्रहों पर बसने वाली जातियों को अपना गुलाम बनाना आरंभ कर दिया।
हा 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 हा। दैत्यराज मरुस्थी की दास्ता स्वीकार करो कीड़ो, अन्यथा मृत्यु की दास्ता स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। छन्ना। यही वही समय काल था जब ओसक ग्रह पर महर्षि राकुदेव के मांत्रिक पुत्र तिल्ली को पृथ्वी पर हिमराज के हाथों भोकाल की भ्राया तुरीन की हत्या का संदेश प्राप्त हुआ। छन्ना। तुरीन अवश्य ही कुछ घोर अनिष्ट हुआ है। मुझे पृथ्वी पहुंचना होगा। महादेव के भोलेपन को मूर्खता समझने की मूर्खता कर दी थी मरुस्थी ने। महादेव की पूर्व निर्धारित योजना अनुसार मंत्र सम्राट तिल्ली पृथ्वी तक पहुंचने से पूर्व ही टकरा गया मरुस्थी ग्रह पर दैत्यराज मरुस्थी से। तिल्ली के रहते पृथ्वी को गुलाम बनाने के तेरे कुत्सित इरादे कभी सफल नहीं होंगे। मूर्ख मरुस्थी को मार पाना अब देवताओं के लिए भी असंभव है। पृथ्वी पर आधिपत्य पृथ्वी के हितैषी की मृत्यु के बाद होगा। इस पर मेरे मंत्रों का प्रभाव क्यों नहीं हुआ? मारक मंत्र का प्रयोग करता हूँ इस पर। ध्यो होम फट स्वः। जिसे सर्वश्रेष्ठ दिव्यास्त्र भी नहीं मार सकता, उसका भला यह मंत्र क्या बिगाड़ पाएगा? इस पर तो वाकई मारक मंत्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, परंतु आसपास की वनस्पतियों मंत्रवार से क्यों मुरझा रही है? हा 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 हा। मरुस्थी अविजयी है। मरने को तैयार हो जा मांत्रिक। एक कारण समझ आ रहा है। पता लगाने का एक ही मार्ग है। होम वनस्पत्य प्रकृतिय स्तंभनाय फट। जल प्रपात व तरण ताल सुख रहे हैं। यह ग्रह बंजर हो रहा है। यह स्तंभन मंत्र का कमाल है। स्तंभन मंत्र इस ग्रह को बंजर बना रहा है। मैं समझ गया था कि तेरे प्राण इस ग्रह की प्रकृति में संचित है, जिसका प्रमाण है इस ग्रह के बंजर होते ही तेरे शरीर भी जीर्ण शीर्ण होकर गिर गया। मेरा स्तंभन मंत्र इस ग्रह पर अब कभी भी प्रकृति को उपजने नहीं देगा, और जब तक प्रकृति उपजेगी नहीं तो पुनः जीवित नहीं हो सकता। महादेव जानते थे कि जिसे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं मार सकता, उसे मारुस्थी को सिर्फ तिल्ली की मंत्र शक्ति ही परास्त कर सकती थी। इसलिए ऐसे योग बने कि तिल्ली और मारुस्थी का इस ग्रह पर आमना सामना हुआ। कहने को यह घटना इतनी छोटी और नगण्य थी कि इतिहास में कहीं भी इसका उल्लेख इसे पूर्व नहीं किया गया। तिल्ली मारुस्थी ग्रह से पृथ्वी पर चला गया। युगों तक मारुस्थी ग्रह की धरती यूं ही बंजर पड़ी रही। कुछ समय पूर्व तक से तुम्हारा क्या मतलब है? अभी यहाँ कौन सा न खालिस्तान बना नजर आ रहा है? शायद तुम्हें चारों ओर फैली इन गगनचुंबी अरिस पठारों पर ध्यान नहीं दिया वंडरमैन। अस्थि पठार? कई युगों के बीतने और ब्रह्मांड में तामसिक ऊर्जा बढ़ने से तिल्ली का मंत्र अब कमजोर पड़ रहा है। यानी इस ग्रह पर पुनः प्रकृति पनपने वाली है। मारुस्थी की अस्थियां इसी ग्रह के गर्भ में दबी हुई है, जो कि इस ग्रह पर प्रकृति के एकमात्र बचने रूप धरा के रूप में अस्थि पठार बनकर ब्रह्मा लोक तक पहुंचने की चेष्टा कर रही है। यदि इन अस्थि पठारों ने ब्रह्मा जी की कमंडलू में स्थित सर्जन शक्ति को स्पर्श कर लिया तो इस ग्रह पर पुनः प्रकृति का सर्जन आरंभ हो जाएगा और एक बार फिर जीवित हो जाएगा दैत्य मारुस्थी। यदि ऐसा हुआ तो कोई मंत्र शक्ति भी अब की बार उसे रोक नहीं पाएगी। प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब सॉल्यूशन बताओ। जैसा कि आप दोनों जानते हैं कि आपकी स्पर्धा 5 चरणों में होगी। 5 में से जो भी 3 चरण जीत लेगा वो विजयी होगा। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था।
अगले पार्ट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना होगा। और अगर आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने हुए हो तो आप एक कमेंट कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए भी धन्यवाद। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।